हाय प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यूथ कंपटीशन टाइम का 2021 का सॉल्व पेपर हल कर रहे हैं, जिसका हम एक भाग देख चुके हैं, दूसरा भाग देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 240 क्वेश्चन देखा हुआ है। इसके इसकी वीडियो के बाद दोस्तों इससे संबंधित 2 वीडियो और आएगा, उसके बाद हम लोग भक्ति काल देखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं वीरगाथा काल जो नाम दिया हुआ है प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रारंभिक काल को नाम दिया है क्या? आदिकाल दिया हुआ है। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है, जबकि राहुल संकीर्तन ने इसे सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा हुआ है। ठीक दोस्तों, राजाश्रित कवि फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रम पूर्ण चरित्र या गाथाओं का वर्णन करने लगे। ठीक दोस्तों, और क्या है? यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया हुआ है। जो दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य इतिहास में यही जो नाम प्रचलित है, इसी आधार पर हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 242 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों चंद्रबरदाई जो है वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसमें शौर्य वीरता पराक्रम का अंकन किया गया है। जयचंद्र को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जगनिक ने आलाखंड के नाम से काव्य ग्रंथ जो रासो साहित्य से संबंधित जो रचना किया है उसका नाम है आलाखंड, जिसे परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 243 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 क्या है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो दोस्तों बहुत सिंपल है, पृथ्वीराज रासो जो है वह चंद्रबरदाई की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसकी हम दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के राजाश्रित कवि जो चंद्रबरदाई थे, इनके द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि, जबकि इनके द्वारा जो रचित पृथ्वीराज रासो है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना हुआ है। वीर तथा श्रृंगार प्रधान दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो है वह वीर और श्रृंगार प्रधान रचना है। पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख है। महोबा के राजा परमेंद्र देव के आश्रित कवि जगनिक ने परमाल रासो, दोस्तों जगनिक जो है किसकी आश्रित थे? महोबा के जो राजा थे परमेंद्र देव के यहाँ आश्रित थे। उन्होंने आलाखंड या परमाल रासो नामक रचना किया हुआ है। ठीक है, तो मुल्ला दाऊद ने चंदाया नामक काव्य ग्रंथ की रचना की हुई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 244 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 क्या है? स्वयं शंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? दोस्तों स्वयं शंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो दोस्तों राम कुमार वर्मा ने माना है। चलिए इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? स्वयं शंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयं शंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। चलिए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का जो प्रथम कवि है उस स्वयं शंभू को माना है, तथा अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि है स्वयं शंभू को ही माना। जबकि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के जो इनका दोस्तों गणपत चंद्र गुप्त का जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है इसमें साल भर सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जबकि इनके द्वारा जो रचित भारतेश्वर बाहुबली रास रचना है इसको हिंदी साहित्य का प्रथम रचना माना हुआ। किसने? गणपत चंद्र गुप्त ने। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 245 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 क्या है? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री सत्संग,
या सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री सत्संग जो है सिद्धों में महामुद्रा की एक अभिप्राय माना जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री सत्संग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि है जो है सरहपा है। सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु सरहपा ने अपने ग्रंथ जो दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का जो वर्णन किया वह कौन कौन सा है? वह है कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अब 246 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 क्या है? अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक क्या है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं अब्दुल रहमान की जो संदेश राशक है वह एक खंड काव्य है। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? अपभ्रंश साहित्य के सामर्थ्य कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। तो दोस्तों अब्दुल रहमान जो दो हैं वो अपभ्रंश साहित्य के कवि हैं। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक नामक ग्रंथ लिखा जो धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो दोस्तों क्या है? संदेश राशक जो है वह धर्मेतर रास ग्रंथ है। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है, जिसका समय दोस्तों 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 247 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 क्या है? आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का जो वर्णन मिलता है वह किसमें मिलता है? तो दोस्तों वह मिलता है परमाल रासों में। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, परमाल रासों। चलिए इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। परमाल रासो जो 1230 ईस्वी में लिखा गया था, आल्हा खंड की नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो रचनाकार है वह जगनिक है। इसमें आल्हा और उदल 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। यह एक वीर काव्य है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल बुंदेलखंड में गाया जाता है। तो दोस्तों यह कब गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है तो दोस्तों यह बरसात ऋतु में गाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 248। नाथ पंथ के जो प्रणेता है वह कौन है? तो दोस्तों वह है गोरखनाथ। कौन दोस्तों? गोरखनाथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 249। क्वेश्चन नंबर 249 क्या है? निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? दोस्तों यह जो पंक्ति है वह किस कवि की है? घने घन नयन कोन अनुसरई, घने घन वसन धूल तन भरई। या दोस्तों जो पंक्ति है वह किसकी है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वह है विद्यापति की। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए हम इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? उक्त पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति आदिकालीन कवि हैं। इनकी जो अन्य रचना है वह कीर्तलता, कीर्त पताका, पदावली है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 250 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 क्या है? अपभ्रंश का भावभूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं अपभ्रंश का भावभूत जो पुष्पदंत को माना जाता है। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भावभूत कहा जाता है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत जो हैं 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे शैव थे। कौन से दोस्तों? ये शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से ये जैन हो गए। ये अपने को अभिमान मेरु भी कहे। दोस्तों इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु कहा। किसने? पुष्पदंत को। इन्हें अपभ्रंश का भावभूत कहा जाता है। ये 10वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 251 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें से एक काव्य जो है वह गद्य पद मिश्रित है, जो वह है राउल, जिसे चंपू काव्य कहते हैं। यह दोस्तों जो है वह रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। उक्त व्यक्त प्रकरण जो है वह दामोदर पंडित द्वारा लिखा गया है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन? उक्त व्यक्त प्रकरण। जबकि स्थूल भद्र रास जो है वह जिनदत्त सूरी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 252 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? इनमें से एक कौन सा नाम है जो आदिकाल का नहीं है? तो दोस्तों वीर काल जो है, चरण काल जो है, सिद्ध सामंत काल जो है आदिकाल का नाम है, जबकि जो गद्य काल जो है दोस्तों वह आधुनिक काल का नाम है। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गद्य काल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय है वह 1843 ईस्वी से प्रारंभ होता है और अब तक है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान तक जो है गद्य काल का समय है। आदिकाल का नामकरण जो अन्य विद्वानों द्वारा दिया गया वह कौन कौन सा हम लोग देख लेते हैं। चारण काल जो नाम दिया है वह ग्रियर्सन द्वारा दिया गया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया है। बीज वापन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। और वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। सिद्ध सामंत काल जो है वह राहुल संकृत्यायन द्वारा दिया गया है। वीर काल जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है, जबकि संधि काल या फिर चारण काल जो है वह दिया गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। आदि काल जो है वह दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आधार काल जो नाम दिया गया है वह है सुमन राजे द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 253 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कवि जो है वह आदिकाल का नहीं है? इनमें से एक कौन सा कवि है जो आदिकाल का नहीं है? तो दोस्तों चंद्रबरदाई, जगनिक और दलपत विजय दोस्तों ये तीनों कवि जो है आदिकाल से संबंधित है, जबकि जो नाभादास है वो दोस्तों भक्तिकाल से संबंधित कवि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों? नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है। नाभादास भक्तिकाल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति धारा के कवि हैं तथा नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। चंद्रबरदई, जगनिक, दलपत विजय तीनों आदिकाल रासो साहित्य संबंधित कवि थे। तो रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 254 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? इनमें से एक कौन सी रचना है जो वह आदिकाल की है? दोस्तों वह है विद्यापति की पदावली। ठीक है दोस्तों, बाकी जो सूरसागर है, बीजक है या भ्रमर गीत है ये भक्तिकाल से संबंधित रचनाएं हैं। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सूरसागर जो भक्तिकाल का है जिसके रचनाकार है सूरदास। बीजक जो है वह भक्तिकाल का है, इसके लेखक है कबीरदास। भ्रमर गीत जो है वह भक्तिकाल का है, इसके लेखक हैं सूरदास। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 255 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 क्या है? बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है, नरपतनाल है, भटकेदार है, चंद्रबरदई है। तो बीसल देव रासो के जो रचनाकार है वह है नरपतनाल। ऑप्शन नंबर 220 सही हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। परमाल रासो के लेखक है जगनिक है। जयचंद्र प्रकाश के लेखक भटकेदार है। पृथ्वी राज रासो के लेखक जो है चंद्रबरदई है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 256 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की एक भाषा नहीं रही है? तो दोस्तों वह है भाषा दोस्तों इनमें से कौन सी एक भाषा जो है वह आदिकाल की है? इनमें से कौन सी एक भाषा है जो आदिकाल की है? दोस्तों ब्रज भाषा और खड़ी बोली और अवधि बोली नहीं है, जबकि डिंगल पिंगल दोस्तों आदिकाल की भाषा है। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की है तथा अन्य जो भाषा है जो इस प्रकार है। तो दोस्तों ब्रज भाषा जो है वह भक्तिकाल और रीतकाल के अंतर्गत आता है। अवधि भाषा जो है भक्तिकाल का है और खड़ी बोली दोस्तों जो है वह है आधुनिक काल का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 257 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 क्या है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो दोस्तों अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम महाकवि माने जाते हैं वह है स्वयं शंभु। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयं शंभु को हिंदी का प्रथम महाकवि प्रथम कवि कहा जाता है। स्वयं शंभु 8वीं शताब्दी 1700 और 783 ईस्वी के आसपास इनका समय जो मानते हैं। स्वयं शंभु को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि, तो दोस्तों स्वयं शंभु को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि कहा जाता है। स्वयं शंभु को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 258 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 क्या है? अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश काव्य प्रसिद्ध जो छंद है, तो दोस्तों अपभ्रंश काव्य में जो सुप्रसिद्ध जो बहुत ही प्रसिद्ध छंद है वह क्या है? तो दोस्तों वह है पद्दरी। दोस्तों कौन सी है? पद्दरी। चलिए इसको हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध जो छंद है वह है पद्दरी। पद्दरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। कितने दोस्तों? 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंध कहा गया है। स्वयं शंभु के अनुसार
चतुर्मुख पद्दड़िया बंध के प्रवर्तक रहे हैं। किसके अनुसार? स्वयंभू के अनुसार चतुर्भुज जो है वह पद्दड़िया बंध के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक दोस्तों, और सर्वश्रेष्ठ कवि भी रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 259 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 क्या है? पुस्तक जल्लड़ हथ दय चले गज्जन निप्रकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो दोस्तों वह है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर 230 सही हो जाएगा। इसको दोस्तों क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 260 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 क्या है? राजमती से रूठ कर बीसल देव रासो कहाँ चले जाते हैं? तो दोस्तों राजमती से रूठ कर बीसल देव रासो जो है वह उड़ीसा चले जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता नृपतनाल है। यह ग्रंथ दोस्तों 4 खंडों में विभक्त है। 2 खंडों में यह वर्णित है। राजमती को छोड़कर बीसल देव रासो उड़ीसा चले जाते हैं, वहां पर वह 1 वर्ष तक रहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 261 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 क्या है? 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो दोस्तों यह एक पंक्ति है, 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में दोस्तों 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो दोस्तों इसका ईस्वी सन जो होगा वह होगा 1520 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, इसमें पूछा है दोस्तों यह जो 927 दिया गया है दोस्तों वह हिजरी संवत दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसका जब हम सन निकालेंगे, ईस्वी निकालेंगे तो दोस्तों 520 ईस्वी आएगा। इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया हो। इसके जो कवि हैं उन्होंने इस प्रकार इसका निर्माण काल दिया हुआ है। सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा आरंभिक वचन आरंभ बैन, फिर इसे आरंभ बैन कहते हैं। कवि ने 927 हिजरी जिसको कि 1520 संवत के लगभग कहे जाते हैं। ठीक दोस्तों, जैसी की जो अन्य रचना है वह है अखरावट आखिरी कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 262 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 क्या है? इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्य कहा, पौमचर्यु। दोस्तों वो लिखा है पौमचर्यु में, जिसके लेखक स्वयंभू हैं। चलिए इसके हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? पौमचर्यु में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पौमचर्यु के रचनाकार जो है वह है स्वयंभू। कौन दोस्तों? स्वयंभू हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 263 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल दिया है, आरंभिक काल दिया है, या फिर चारण काल दिया है, या फिर अपभ्रंश काल दिया है? दोस्तों बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 263 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रियर्सन ने 700 से 1400 ईस्वी काल को चारण काल नाम दिया हुआ है। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया हुआ है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया था या फिर नाम दिया था, जबकि राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल नाम दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या नाम दिया हुआ है? अपभ्रंश काल नाम दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 क्या है? निम्नलिखित में से कौन दोस्तों जो 84 सिद्धों में नहीं आते? इनमें से एक कौन सा जो लेखक है जो 84 सिद्धों में नहीं आते? दोस्तों वह है सारंगधर। ठीक दोस्तों, बाकी सभी दोस्तों कडप्पा है, कुडुपिया है या फिर विरूपा है दोस्तों, ये 84 सिद्धों में आते हैं। चलिए इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं आते हैं, यह अपभ्रंश भाषा के कवि है। तो दोस्तों सारंगधर जो है वह अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह हम्मीर रासो है। ठीक दोस्तों, ये है जिनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह है हम्मीर रासो, जबकि विरूपा, कडप्पा, कुकुरिपा,
सरहपा, मीनपा, सबरपा, लुईपा आदि 84 सिद्धों में आते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 265 देख लेते हैं। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक के रूप में रचने वाले जो कवि हैं वह कौन है, तो वो हम लोग जानते हैं दोस्तों। आल्हा और उदल जिसमें आधार बना के लिखा है वह कौन सा कवि है दोस्तों, वह है परमाल रासु रचना है, जिसके कवि हैं जगनिक। ठीक दोस्तों, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। कवि जगनिक ने परमाल रासु नामक कृत रचना की है, जिसमें आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में इन्होंने रचा हुआ है। यह उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, रासोगीत काव्य है। ठीक दोस्तों, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध जो है वह रासोगीत काव्य है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट दोस्तों चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आलाखंड शीर्षक से करवाया था। यह मौलिक परंपरा पर आधारित है। इस प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 266 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 क्या है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? सालभद्र सूरी हैं, असगु हैं, दलपत विजय हैं या फिर नरपत नाल हैं। दोस्तों पंच पांडव चरित्र के जो लेखक है वह है सालभद्र सूरी। इनके द्वारा रचित एक और रचना है वह है भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक दोस्तों, चलिए इसके हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, पंच पांडव चरित्र के रचयिता सालभद्र सूरी हैं। इसकी रचना जो है दोस्तों 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। तो दोस्तों पंच पांडव चरित्र जो है यह हिंदी का ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसे गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 267 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 है, स्वयं शंभू की कृति का नाम में से एक कौन सी कृति है जो स्वयं शंभू की है? पद्म पुराण है, महापुराण है, पाहुर दोहा या फिर पौमचरियो है। तो दोस्तों वह रचना है पौमचरियो, स्वयं शंभू की रचना है। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पौमचरियो जो है वह स्वयं शंभू की है। पाहुर दोहा मुनि राम सिंह की है। महापुराण जिसको 63 महापुरुष गुड़ा अलंकार के नाम से भी जाना जाता है वह है पुष्पदंत की रचना है। पद्म पुराण जो है वह महर्षि वेद व्यास की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 268 देख लेते हैं। भविष्यत काहा किसकी रचना है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं यह जैनाचार्य धनपाल की रचना है, जो अपभ्रंश भाषा में जिसका रचना हुआ है, अपभ्रंश भाषा में जो लिखा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी हम दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, तो दोस्तों अपभ्रंश भाषा के जो तीसरे कवि कहे जाते हैं कौन? धनपाल, जो 10वीं शताब्दी में भविष्यत काहा की रचना की थी। जबकि राम सिंह ने पाहुर दोहा, देवसेन ने श्रावकाचार, पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि थे वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे स्वयं शंभू। अपभ्रंश भाषा के जो दूसरे कवि थे वह थे पुष्पदंत। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद धनपाल आते हैं तीसरे कवि अपभ्रंश भाषा के। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 269 देखते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयं शंभू ने किया था, जगनिक, कुंभन या फिर अमीर खुसरो ने? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं सर्वप्रथम जो मुकरी लिखने का प्रयास किया था वो लिखे थे अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियां उक्त वैचित्र्य की प्रधानता थी। दोस्तों पहेलियां और मुकरियां में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित जो अन्य ग्रंथ है वह है खालिक बारी, पहेलियां, दो सूखने, गजल इत्यादि। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं और हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 क्या है दोस्तों? संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में जो नामकरण किया गया है वह
किसने किया है? किसका? वीर गाथा काल नाम किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, या फिर डॉक्टर नगेन ने किया है? तो दोस्तों वीर गाथा काल सभी लोग हम लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी के कालखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन इस प्रकार किया। आदिकाल, इन्होंने दोस्तों दोहरा नामकरण किया हुआ है। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, या 1050 संवत से 1375 संवत तक है। अब पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, उसे 1375 से 1700 संवत तक, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीत काल कहते हैं उसे 1700 संवत से 1900 तक। जो आधुनिक काल जिसे गद्यकाल कहते हैं, संवत 1900 से 1984 तक। ठीक दोस्तों, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये नामकरण है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों मेरा यहीं समाप्त हो रहा है। इसके आगे हम कल मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।